Hello everyone. Today we are going to learn about a very important social topic, drug addiction. In this lesson we will discuss on the meaning and definition of drug addiction, characteristics of drug addiction, causes of drug addiction, evil consequences of drug addiction, and how to treat the addicted people and suggestions to control the drug addiction. इन सब विषयों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मादक द्रव्य व्यसन या नशाखोरी क्या है, तो हम शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या है? एडिक्शन, एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना, ड्रग का मतलब नशा का। नशे के आदी होना और नशे लेने में फ़र्क है। जब व्यक्ति या कोई बच्चा शुरुआत में नशा करना शुरू करता है उस समय वो एडिक्टेड नहीं है, उस समय वो केवल नशे का सेवन करता है, परंतु धीरे धीरे उसकी नशे की खुराक बढ़ती जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से उस नशे की गिरफ्त में पाता है, उसके जकड़ में पाता है और उसे ऐसे लगने लगता है कि बिना नशा किए उसकी जो कार्य क्षमता है वो जीरो है या वो कोई काम नहीं कर सकता, और फिर उससे उस नशे को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और समय पर उसको वो नशा लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो उस स्थिति को हम ड्रग एडिक्शन कहेंगे या मादक द्रव्य व्यसन कहेंगे। व्यसन का मतलब आदत, मादक द्रव्य नशीले पदार्थों की आदत। तो इस आधार पर यदि हम कहें तो मादक द्रव्य व्यसन वह एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से मादक द्रव्यों के ऊपर निर्भर हो जाता है और उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि नशे को छोड़ा भी जाए तो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके दैनिक जीवन से संबंधित भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और बचाने की कोशिश कीजिएगा अपने भाई बहनों को, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को भी। किस तरह से हम इनको बचाया जा सकता है, क्योंकि एक बार यदि ये लत लग जाए तो फिर व्यक्ति के व्यक्तिगत विघटन भी हो जाता है, उसका पारिवारिक विघटन भी हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ खो बैठता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन है वो नरक के समान बन जाता है और उसकी अकाल मृत्यु भी सुनिश्चित होती है और शारीरिक और मानसिक कष्ट और पीड़ाएं भी उन्हें बहुत उठाने पड़ते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक मानव होने के नाते दूसरे मानव की रक्षा करें, स्वयं की रक्षा करें। तो हम शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग की। नशे के लिए मात्र शराब का सेवन ही नहीं किया जाता, बल्कि अन्य वस्तुओं जैसे चर्स, अफीम, गांजा, भांग, कोकीन, हशीश, ब्राउन शुगर आदि का सेवन भी किया जाता है। शराब इतनी खतरनाक नहीं है। शराब वैसे तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, परंतु जितने ये चर्स, अफीम, गांजा, भांग, कोकीन खतरनाक है उतनी खतरनाक शराब नहीं है, क्योंकि इनकी एक बार लत लग जाने के पश्चात व्यक्ति की हालत बहुत बुरी हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, महंगा भी है और इससे आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव, फैशन, कुछ नया करने की चाहत, तनाव, निराशा, असफलता आदि के कारण जिनकी वजह से नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन तो कुछ विशेष उत्सवों जैसे विवाह, शादी, पार्टी आदि के तहत के कारण ही किया जाता है, परंतु मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन तो प्रतिदिन ही किया जाता है। अब मादक द्रव्य सेवन कैसे लिए जाएंगे? या तो ये धुएं के द्वारा लिए जाएंगे, या ये गोलियों के रूप में लिए जाएंगे, या इंजेक्शन के रूप में ये लिए जाएंगे। इनके सेवन की एक बार आदत लग जाने के कारण इन्हें छोड़ना बहुत ही मुश्किल तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। परिवार के विघटन तथा व्यक्ति पर नियंत्रण के प्राथमिक साधनों का नियंत्रण कम होने के कारण, मतलब परिवार का नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर नहीं रहा, दोस्तों रिश्तेदारों का नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर नहीं रहा, जिसके कारण युवा वर्ग है वो पथ विचलित हुआ है, पथ भ्रष्ट हुआ है, अपने रास्ते से भटका है और युवा वर्ग में तेजी से नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 दिसंबर 2014 को मन की बात में देश के युवा वर्ग के नशे की गिरफ्त में आने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि नशा उन्हें अंधेरी गलियों में धकेलता है
और वे जिस पैसे से ड्रग्स खरीदते हैं वही पैसा फिर आतंकवादियों के हाथों में आ जाता है, जिससे वे अस्त्र शस्त्र खरीद कर देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। सोचिएगा आप, हमने ड्रग्स खरीदी और वो ड्रग्स जो बेचने वाले हैं, जो धंधा करते हैं, फिर वो उन पैसों से देश को अस्थिर करने के लिए आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों को सहायता पहुंचाते हैं, और वही आतंकवादी उन पैसों से हथियार खरीदते हैं और फिर अपने ही देश के ऊपर, अपने ही देश के जवानों को मारने की वो कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नशा है, ये देश के लोगों पर दोहरी मार करता है। एक तो व्यक्ति इसका सेवन करके मर रहे हैं और दूसरे आतंकवादियों को सपोर्ट मिलती है उससे, वो अपने देश के जवानों को मारते हैं। तो इसका मतलब नशा या मादक द्रव्य व्यसन है बहुत ही भयंकर सामाजिक समस्या है। ये केवल भारत की सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों में, लगभग सभी देश आज इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। परंतु यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं केवल भारत के संदर्भ में कर रहे हैं। नशे की गिरफ्त का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में लगभग 8 करोड़ के आसपास लोग आज नशे की गिरफ्त में है, और इनमें से 70% लोग मादक द्रव्य व्यसनी हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनसे नशा छुड़ाना मुश्किल है। अब नशे की आदत हमें कैसे पड़ती है? एक तो उसको चख कर देखने की इच्छा भी, एक बार चख कर तो देखें। एक नशा सेवन करने वाले को उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के कारण भी एक बार चख कर तो देख, क्या आनंद आएंगे, क्या मज़े आएंगे, दुनिया रंगीन लगेगी, हसीन लगेगी। और उनकी बातों में आकर एक बार धीरे धीरे शुरुआत कर देता है व्यक्ति, और उसके बाद फिर वो बन जाता है उसका आदी। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे कारण भी रहे हैं। संगति का असर भी रहा है। अपने मित्रों के साथ आमोद प्रमोद पार्टियां करने के चक्कर में भी व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, और कई बार व्यक्ति दवाई के रूप में भी इनका प्रयोग करना शुरू करता है और धीरे धीरे उनकी खुराक बढ़ाता जाता है और उसका आदी हो जाता है। तो इनसे जो नशा, इनसे हर तरह से, किसी भी तरह से जितना संभव हो सके बचने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी बचाइए। मादक द्रव्य व्यसन एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए नशीले पदार्थों के सेवन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। एक बार आदत लग जाए तो बिना वो नशा लिए व्यक्ति कोई काम कर ही नहीं सकता, उसको निरंतर वो नशा लेना पड़ेगा। और यदि समय पर मादक द्रव्य सेवन न किया जाए तो शरीर की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या शरीर काम करना बंद कर देता है। उसके मन में बेचैनी होती है, ऐसे लगता है जैसे वो मरने ही वाला है, और बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती है। व्यसनी का अर्थ है उस नशीले पदार्थ के जहरीले प्रभाव पर इतना निर्भर हो जाना कि उसके बिना जीना भी संभव ना हो। व्यसनी आदत, अब नशीले पदार्थों की आदत का मतलब क्या है भी, यदि वो न मिले तो शारीरिक और मानसिक रूप से उस पर इतना निर्भर हो गया है, उसके जहरीले नशीले पदार्थों के जहरीले पदार्थ पर व्यक्ति इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बिना उसका जीना संभव नहीं होता है। इन मादक द्रव्य पदार्थों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यूरोपीय देशों में इनका प्रयोग दवाई के रूप में, जबकि भारत के अंदर इसका प्रयोग जैसे अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, भांग, इनका प्रयोग साधु संतों फकीरों के द्वारा किया जाता था। परंतु जब यह साधु संतों फकीरों से निकलकर अन्य समाज में फैला, या फिर हम यूँ कहीं विशेषकर युवा वर्ग के अंदर फैला, तो ये गंभीर सामाजिक समस्या बन गई। क्योंकि वही युवा शक्ति जिसके दम पर देश प्रगति करता है, वही युवा शक्ति जब नशे की गिरफ्त में आ गई तो समाजशास्त्रियों, कानूनविदों की माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आने लगी, और इस दिशा में प्रयास किए जाने लगे, जन जागृति की जाने लगी। और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन पंजाब के अंदर किया जाता है। तो पंजाब में एक मूवी भी बनी थी, उड़ता पंजाब, नशे के ऊपर। तो यहाँ तक की नौबत आ पहुँची है। तो इसका मतलब समस्या बहुत गंभीर है, बचने और बचाने की आवश्यकता है। तो इस देखिएगा, यूरोपीय देशों में इसका प्रयोग दवाई के रूप में, तो अफ्रीका में मजदूरों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अब अफ्रीका के अंदर मजदूरों को कोकीन नाम का नशा दिया जाता है, ताकि वो अधिक उत्पादन कर सके, अधिक मेहनत कर सके, और उनकी कार्य क्षमता का अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि उसके मजदूर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना स्वार्थी हो गया ना मनुष्य। तो वहीं भारत व चीन में खुले रूप से नशे के रूप में इसे प्रयोग में लाया जाता है। डेफिनेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन।
लिंड स्मिथ क्या कहते हैं? लिंड स्मिथ कहते हैं लोग सामान्य बनने की इच्छा के कारण इसका प्रयोग करते हैं। नशे का प्रयोग लोग सामान्य बनने की इच्छा के कारण करते हैं। जहाँ एक बार इनका सेवन करना आरंभ करते हैं तो वहीं उन बाद में वह उसकी आदत बन जाती है और इसका छोड़ने से उन्हें बहुत कष्ट होता है। यही मादक द्रव्य व्यसन कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति का मानना है कि मादक द्रव्य व्यसनी अल्पकालीन या दीर्घकालीन उन्माद की वह दशा है। उन्माद का मतलब नशे की या पागलपन की वह दशा है जो किसी नशीली वस्तु के निरंतर उपयोग से उत्पन्न होती है और जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों की हानि होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उस व्यक्ति की खुद की तो हानि हो ही रही है, उसकी आर्थिक हानि भी है, सामाजिक भी है, नैतिक भी है, हर तरह से उसकी हानि हो रही है। परंतु इसके साथ साथ उसके परिवार भी विघटित हो रहा है, समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, रिश्तेदारों, दोस्तों, बीवी, बच्चों सब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो विशेषज्ञ समिति थी वो ये मानती है कि नशीले पदार्थों का यदि निरंतर उपयोग किया जाए तो ये व्यक्ति के लिए और पूरे समाज के लिए हानिकारक है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मादक द्रव्य व्यसनी नशाखोरी की एक ऐसी लत है जो एक बार लग जाने पर उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल व कष्टदायी होता है। यह सामाजिक, पारिवारिक व व्यक्तिक विघटन का प्रमुख कारण है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता है तीव्र इच्छा। नशाखोरी है इसकी बहुत तीव्र इच्छा होती है। एक बार यदि आदत लग जाए तो उस समय पर उसको नशा चाहिए, यदि नहीं मिलता तो शारीरिक और मानसिक रूप से उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो जाती है और तीव्र इच्छा होती है। जब तक उसको वो नशा नहीं मिले तब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से शांत हो ही नहीं पाता। नशे की खुराक में निरंतर वृद्धि। शुरुआत में जब नशा है वो चखने से या दवाई के रूप में शुरू किया जाता है, परंतु उसे अलग सा रोमांस मिलता है और धीरे धीरे वो युवक, वो व्यक्ति, वो छात्र, वो छात्रा उस नशे की खुराक में वृद्धि करता जाता है और ये निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे शराब के आदी उनको आपने देखा होगा, शुरुआत में वो थोड़ी सी शराब से चख कर उसकी शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद उनकी आदत बनती जाती है और कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जिनको कितनी शराब पिला दो चाहे उनके कोई असर ही नहीं होता। इसका मतलब नशे की खुराक में मादक द्रव्य व्यसन की विशेषता यह है कि इस नशे की खुराक में निरंतर वृद्धि होती जाती है। नशे पर निर्भरता। मादक द्रव्य व्यसन की एक बार मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन की एक बार यदि आदत लग जाए तो वो उसके ऊपर फिर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो उसी की पकड़ में है और बिना मादक द्रव्य पदार्थों के न तो उसका शरीर काम करता है न उसका दिमाग काम करता है और वो कोई काम नहीं कर पाएगा। असामान्य व्यवहार, इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति असामान्य व्यवहार करेगा। जैसे नॉर्मल व्यक्ति मादक द्रव्य सेवन के पश्चात जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वैसे व्यवहार नहीं करेगा। वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल सामान्य से अधिक होगा और वो प्रत्येक, कई व्यक्ति तो इसमें गाली गलौज भी करना शुरू कर देते हैं, मारपीट भी शुरू कर देते हैं। तो इसमें व्यक्ति है वो असामान्य या अमानवीय व्यवहार करना भी शुरू कर सकता है। व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक द्रव्य मादक द्रव्य व्यसन की एक खास बात या विशेषता ये है कि यह व्यक्ति के लिए तो हानिकारक है ही है, परंतु इससे समाज के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात कोजिज ऑफ ड्रग एडिक्शन भी, हम नशाखोरी है, नशा है व्यक्ति क्यों करता है तो उसके कारण इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मानसिक विकास, मानसिक विकार लिखना था, यहाँ पर आप ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मानसिक विकार, विकास की बजाय मानसिक विकार है। यदि व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रस्त है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर रहेगा, अशांत रहेगा और फिर वो शांति प्राप्त करने के लिए मादक द्रव्य व्यसन का सेवन करेगा। कुसंगति, संगति है वो व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। यदि अच्छे दोस्तों की, अच्छे लोगों की संगति, अच्छा आस पड़ोस है तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निखर जाएगा और वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। परंतु यदि उसके जो दोस्त है, साथी है, पड़ोसी हैं, वो सारे मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले हैं तो इससे भी व्यक्ति है वो मादक द्रव्य व्यसन के आदी होने की संभावना बढ़ जाएगी। उपचार, उपचार का तात्पर्य, कई लोग मादक वस्तुओं का प्रयोग शारीरिक व मानसिक रोगों के मुक्ति पाने के लिए, इलाज करने के लिए भी करते हैं, किंतु वो धीरे धीरे जब लंबे समय तक इनका प्रयोग करते रहते हैं तो फिर उनके वो आदी हो जाते हैं। आज भाग दौड़ का युग है, औद्योगिकरण का युग है जिसमें प्रतियोगिता, संघर्ष, मानसिक तनाव सदैव व्यक्ति के अंदर रहते हैं। कभी जॉब की के लिए तनाव,
तो कहीं जॉब जाने के लिए तनाव, तो कहीं पारिवारिक तनाव, तो कहीं दोस्तों के साथ तनाव। तो इन मानसिक तनावों से छुटकारा पाने के लिए और एक मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इन मादक द्रव्य व्यसनों का सेवन करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उनका आदी हो जाता है। असामान्य व्यक्तित्व, जिन लोगों का व्यक्तित्व असामान्य होता है वो हर समय अशांति, बेचैनी महसूस करते हैं और वास्तविकता से भागने के लिए अपने आप को इन मादक द्रव्य व्यसन के सेवन में झोंक देते हैं। फैशन आज एक फैशन बन गया है, दिखावा बन गया है भी। इसीलिए लोग जैसे देखते ही हैं कि जो युवा, विशेषकर युवा वर्ग है, वो सिगरेट पीना अपना शौक समझते हैं, विवाह शादियों में, पार्टियों में शराब पीने का अपना फैशन समझते हैं। तो इस फैशन के कारण भी, फैशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। निराशापूर्ण जीवन, आज व्यक्ति का जीवन निराशापूर्ण हो गया और जो व्यक्ति अपने जीवन में हताश, निराश है, वो निराशा से, हताशा से, मानसिक असंतुष्टि से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। एकांकीपन, व्यक्ति औद्योगिकरण के कारण व्यक्ति वो अपने काम के लिए गांव छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर नगरों में जाता है, शहर के अंदर जाता है। वहाँ पर वो अपने आप को एकदम से अकेला पाता है, एकांकी महसूस करता है। और जब वो अकेला पाता है तो उस समय उसके साथी केवल मादक द्रव्य पदार्थ है, यही उसके साथी हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके उस एकांकीपन से छुटकारा पाने के लिए, अपने आप को सब समस्याओं से दूर रखने के लिए वो धीरे धीरे नशे का आदी हो जाता है। असफलता, व्यक्ति व्यवसाय में असफल हो गया हो, परीक्षा में असफल हो गया हो, प्रेम में असफल हो गया हो, तो भी वो नशे का आदी बन जाता है, मादक द्रव्य का सेवन शुरू कर सकता है। निर्धनता, अब निर्धनता के दो कारण हैं। यदि व्यक्ति निर्धन है और वो जी तोड़ मेहनत करता है और शारीरिक काम करता है तो उसको मेहनत करने के पश्चात भी अच्छा प्रतिफल नहीं मिलता, अच्छा लाभ नहीं मिलता, और वो अपनी बीवी बच्चों सभी की बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाता, तो वो परेशान होकर भी नशा शुरू कर देता है। और दूसरा, जो व्यक्ति नशा शुरू, मादक द्रव्य व्यसन का आदी हो जाता है, फिर वो व्यक्ति यदि अमीर है तो भी वो अपनी संपत्ति का बहुत हिस्सा बेकार कर देता है और धीरे धीरे करके वो भी गरीबी में आ जाता है और फिर वो नशे की आदत से छुटकारा नहीं पा सकता। पारिवारिक तनाव है, यदि पति पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे हैं, बच्चों के साथ झगड़े चल रहे हैं, संयुक्त परिवार है उसमें महिलाओं के आपस में झगड़े हैं या भाइयों के आपस में झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी में किसी का आपस में तलाक हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो इससे परिवार का विघटन हो गया, तो फिर व्यक्ति अशांत रहने लगता है, मानसिक रूप से विचलित रहने लगता है और वो धीरे धीरे करके शांति प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे इसका आदी हो जाता है। नशीले पदार्थों की सहज उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है नशीले पदार्थों के सेवन का, क्योंकि आज इसकी जगह जगह पर इसके माफिया बैठे हैं, इसकी सप्लाई करने वाले लोग बैठे हैं, तो वो अपने थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में पूरे देश को नरक के दलदल में धकेल रहे हैं। तो यदि वो आसानी से उपलब्ध नशीले पदार्थ उपलब्ध ही नहीं होंगे तो लोग उसका सेवन कैसे करेंगे। परंतु भारत के अंदर ये नशीले पदार्थ हर जगह पर आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसके लिए चाहे राजनीति जिम्मेदार कहो, चाहे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार कहो, चाहे सामाजिक इच्छा शक्ति का अभाव कहो। आनंद प्राप्ति की इच्छा, नशीले पदार्थों के सेवन करने का एक कारण ये भी है कि क्षणिक आनंद देता है। उस अक्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी देर के आनंद प्राप्ति के लिए भी लोग नशे का सेवन करते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि जब उस नशे का प्रभाव कम होगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे। अनिद्रा, कई लोगों में मानसिक तनाव के कारण या विचलन के कारण, पारिवारिक तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या हो जाती है, उन्हें नींद नहीं आती, तो वो इसे दवाई के रूप में भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी खुराक बढ़ती जाती है और वो मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन के आदी हो जाते हैं। अस्वस्थ आवासीय दशाएं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ की जो गंदी बस्तियाँ हैं, पानी की निकासी की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्वस्थ मनोरंजन के साधन नहीं है, और वहाँ पर जो नशीले पदार्थ माहौल है, जो आस पड़ोस का वातावरण है, वो इन नशीले पदार्थों से ग्रस्त लोगों का है, तो भी व्यक्ति है वो इसका आदी होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। सामाजिक अस्थिरता, यदि समाज में अस्थिरता है, तनाव है, सामाजिक संघर्ष है, लड़ाई झगड़े हैं,
तो व्यक्ति के अंदर एक विचलन पैदा होगा, मानसिक अशांति पैदा होगी, और फिर व्यक्ति इन सब से छुटकारा पाने के लिए मादक द्रव्य व्यसनों की सेवन करना शुरू कर देता है। व्यावसायिक व्यवस्था भी होती है। व्यवस्था का मतलब ये हो गया, जब व्यवसाय के अंदर लोग सौदे करते हैं तो भी वो एक जगह बैठकर स्मोकिंग करेंगे या फिर शराब का सेवन करेंगे, तो वहाँ पर व्यक्ति को नशे का सेवन करना उसकी व्यवस्था हो जाती है। दूसरा, सारा दिन मशीनों पर काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, तो उसमें थकावट भी पैदा होती है। फिर उस थकावट भी पैदा होती है और सारे दिन काम करने से मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए भी व्यक्ति मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे शुरू करने से ड्रग एडिक्शन नहीं होता, उनका व्यसन नहीं होता, परंतु धीरे धीरे उसकी खुराक बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आ जाता है जिससे उसको थोड़े, यदि नशा कम मात्रा में नशा दिया जाए तो फिर वो उसको शरीर पर उसके असर नहीं करेगा और उसको वो नशा चाहिए ही चाहिए, उसको वो छोड़ नहीं सकता है। प्राण छोड़ सकता है लेकिन नशा नहीं छोड़ सकता है। उसको हम कहेंगे ड्रग एडिक्शन। मानसिक अशांति, आज की भागम भाग में भौतिकवादी दुनिया में व्यक्ति है वो अपने परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, माँ बाप से बहुत दूर है। वो उनके साथ बैठकर अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, इतना उसके पास समय नहीं है। तो फिर वो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, मानसिक जो दबाव है उसको कम करने के लिए नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। अज्ञानता, लोग अज्ञानता वश भी नशे का सेवन करना शुरू करते हैं। कई लोगों के अंदर ये अज्ञानता होती है कि ये व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, उसकी शक्ति को बढ़ा देती है, परंतु उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि ये तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए बढ़ाएगी। जो ही नशे का प्रभाव कम होगा वो शक्ति पहले से बहुत डाउन आ जाएगी। तो और कुछ इसके दुष्प्रभावों का लोगों को पता नहीं होता है, अशिक्षित है या फिर अनजान है, इसलिए उन नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों का उन्हें ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण भी वो नशे के आदी हो जाते हैं। दवाई के रूप में नशीले पदार्थों का प्रयोग है वो शुरुआत में दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषकर भारत की यदि हम बात करें तो जैसे महिलाएं हैं, बच्चों के दस्त लग जाएं तो उन्हें अफीम वगैरह दी जाती है, नींद ना आए तो अफीम वगैरह दी जाती है, लकवा होने की स्थिति में अफीम वगैरह दी जाती है, या फिर कफ सर्दी जुकाम में शराब पिलाई जाती है। तो इसका मतलब शुरुआत में तो इसका प्रयोग है वो दवाई के रूप में किया जाता है, परंतु ज्यों ज्यों वो बड़ा होगा उसको उन चीज़ों, क्योंकि वो उसके अंदर ऐसे रासायनिक परिवर्तन आ गए उसके शरीर के अंदर कि उसे वो नशा चाहिए और धीरे धीरे करके फिर वो उसका आदी हो जाता है। मित्रता व आमोद प्रमोद, मित्रता व आमोद प्रमोद भी नशे के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि व्यक्ति है वो अपने दोस्तों के साथ आमोद प्रमोद, हंसी मजाक करना चाहता है, और वो जो आस पड़ोस के तनाव है उनसे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों की संगति करेगा और उनके साथ बैठकर नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देगा और फिर धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाएगी। नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, जो भारतीय परंपरागत मूल्य थे, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, उन मूल्यों का ह्रास हुआ है। वो नैतिक मूल्य, मादक द्रव्य व्यसनों या शराब पीना, इनको पाप माना जाता था, धार्मिक रूप से भी ये स्वीकार नहीं था, परंतु अब उन मूल्यों का पतन हुआ है। उन मूल्यों का पतन होने से प्राथमिक जो ये नियंत्रण के साधन थे, धर्म था या फिर सामाजिक मूल्य, विचारधाराएं, प्रथाएं, परंपराएं थी, इनका प्रभाव कम हुआ और व्यक्ति नशे की जकड़ में आ गया। कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जो नशे के लिए व्यक्ति को उकसाते हैं। व्यक्तिगत कारणों में जैसे परीक्षा में असफल हो गया, या फिर वो प्यार में असफल हो गया, प्रेम में असफल हो गया, पति पत्नी के बीच में तनाव चल रहे हैं, व्यवसाय में असफल हो गया, या वो दोस्तों के साथ संघर्ष चल रहे हैं, पड़ोसियों के साथ उसके लड़ाई झगड़े या संघर्ष चल रहे हैं, तो इन सब के कारण व्यक्ति नशा करना शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त वांछित सफलता न मिलने, परीक्षा में असफल होने, असफल प्रेम संबंध, हीनता की भावना मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करती है। हिप्पी संस्कृति है वो भारत में मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन के लिए जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, एक बार चख कर देखने की चाह है, पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, नशा करने वाले लोगों से संपर्क, साथियों द्वारा नशे के आनंद को अलौकिक आनंद या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, जीवन के कठिन क्षणों में दबाव और तनाव को भूलने की कोशिश करना, बेरोजगारी, व्यक्तिगत निराशाएं, संबंधों में बिखराव, चिंता, पारिवारिक स्नेह का अभाव,
बोरियत, थकान, मायूसी से मुक्ति पाने एवं मौज मस्ती के लिए मादक द्रव्य व्यसनों का सेवन किया जाता रहा है। और कुछ लोगों में ये भ्रम भी होता है कि ये सृजनात्मकता को बढ़ाता है, और कुछ लोग फैशन के कारण भी नशा करते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि शरीर में पहुंचकर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, या इसका जो नुकसान है वो बहुत अधिक है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ड्रग एडिक्शन इन इंडिया, भारत में मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन। तो भारत में जो मादक द्रव्य पदार्थ हैं उनका जो प्रयोग है वो काफ़ी समय से किया जाता रहा है। तो इनका भारत में प्रयोग सबसे पहले, जैसे हमने बताया था कि भारत में प्रयोग है वो किस रूप में किया जाता है, कि भारत में मादक द्रव्य जो पदार्थ है वो पहले साधु संतों के द्वारा किया जाता था। साधु संतों के द्वारा हीरोइन, जो चर्स, गांजा, अफीम, तंबाकू, इनका प्रयोग किया जाता था। परंतु ये जब वहाँ से निकलकर भारतीय अन्य समाज के अंदर पहुँचे, अन्य लोगों के अंदर पहुँचे, तो ये एक भयंकर सामाजिक समस्या बन गई। प्राचीन काल में भारत के लोग मादक द्रव्य पदार्थों का प्रयोग करते थे। इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे आर्य लोग वो सौमरस का प्रयोग करते थे। अर्थवेद में भांग के प्रयोग का उल्लेख मिला है। पुराणों में भांग के लिए विजय शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में अफीम, गांजा, चर्स, कोकीन का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में किन किन नशों का कैसे प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं नशे के पदार्थों की, तो अफीम, भारत में अफीम है ये मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत के अंदर लाई गई थी। अफीम को पानी में घोलकर भी पिया जाता है भारत के अंदर, और इसकी गोलियां बनाकर भी पिया जाता है। इसको दवाई के रूप में पाचन संबंधी दोष, कफ, दर्द, पीड़ा, अनिद्रा आदि से मुक्ति, या फिर लकवाग्रस्त लोगों, लकवे के दौरा पड़ने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए, दस्त के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या परंतु वर्तमान इसे तंबाकू के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसकी पाबंदी पूरी तरह से इसको पाबंद कर दिया गया। इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसकी सबसे ज़्यादा जो पैदा है वो मध्य प्रदेश में होती है। चरस का प्रयोग, अफीम के पश्चात चरस का प्रयोग भारत में जन साधारण का प्रयोग रहा है। चरस का एक पेड़ मध्य एशिया में होता है। इसके पत्तों और फूलों का प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इस नशे का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। गांजा व भांग का भी एक पेड़ होता है। पेड़ की पत्तियों से पकौड़ी, कचौड़ी, लड्डू, बर्फी, बिस्कुट आदि बनाए जाते हैं। तम्बाकू, गांजे को चिलम में डालकर तम्बाकू की तरह भी पिया जाता है। भांग, गांजे, अफीम व चर्च का प्रयोग भारत में पंडों, पुजारियों, फकीरों, संतों, सपेरों, नटों आदि के द्वारा किया जाता रहा है। उत्सवों तथा त्योहारों पर, होली के अवसर पर भी लोग भांग का सेवन करते हैं। कोकीन कोका नाम की पत्तियों से तैयार होता है। इसका प्रचलन अधिकतर उत्तर भारत में रहा है। दांत के दर्द व अन्य रोगों के लिए भी कोकीन का प्रयोग किया जाता रहा है। अब देखिए अफीम, गांजा और चर्स। अफीम, गांजा और चर्स की सम्मिलित इन तीनों को मिलाकर एक नशा तैयार किया जाता है जिसे LSD कहा जाता है, और ये बहुत घातक होता है शरीर के लिए, और इस एक बार ही सेवन करने के पश्चात इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उन्होंने बताया था कि भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं नशाखोरी अधिक करती हैं, तो वहीं मुंबई की छात्राएं मद्यपान या शराब पान करती है। मद्रास विश्वविद्यालय की छात्राएं तंबाकू सेवन में, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं नींद की गोलियों का सेवन करने में, तो जयपुर की छात्राएं कोकीन लेने में सबसे आगे हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, ये हिप्पी संस्कृति का प्रभाव है जो नशाखोरी फैल रही है। संसार से उबे हुए लोग चिंता रहित, मुक्त एवं स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने की लालसा ने मानसिक शांति के लिए मादक द्रव्य सेवन के लिए प्रेरित किया है। इसके पश्चात जो आगे हम बढ़ते हैं, सामाजिक विकास परिषद द्वारा भी एक सर्वेक्षण करवाया गया। उस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि कन्या विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत, मतलब महिला कॉलेजों में जो लड़की पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो नशे का सेवन कम करती है को एजुकेशन या सह शिक्षा वाले महाविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के मुकाबले में, क्योंकि जो सह शिक्षा कॉलेजेस में पढ़ती है, को एजुकेशन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो शराब पीने, धूम्रपान आदि की आदि पाई जाती है। इसके साथ साथ नशीले दवाओं का सेवन अब विश्वविद्यालय परिसर से या कॉलेजों से निकलकर वो स्कूलों की दीवारों में भी प्रवेश कर गया है। स्कूलों में भी बच्चे इसका सेवन करने लगे हैं। एक सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण में पाया गया था कि भारत में लगभग 7 लाख व्यक्ति हेरोइन लेने के आदी है। इसका मतलब इतना कॉस्टली भी है। और भारत में प्रति माह हर महीने 90 से 100 करोड़ के बीच मादक पदार्थों की बिक्री होती है।
तो ये इसके साथ साथ ये थे भारत के अंदर जो किस तरह का नशा किया जाता है और नशा कैसे किया जाता है, और एक भारत में पान गुटखा नशे का वर्तमान स्वरूप। इसके अंतर्गत हम पान गुटखे प्रयोग के अंतर्गत भारत के अंदर अब एक नई परंपरा पनपी है, नशे की एक नई संस्कृति देखने को मिली है जिसे गुटखा संस्कृति कहा जाता है। गुटखा संस्कृति क्या, एक रेडीमेड पान है। ये बहुत सस्ता उपलब्ध होता है और छोटे बच्चों से लेकर 7-8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के व्यक्ति तक इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी भी एक बार आदत लग जाने के पश्चात व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति के कैंसर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसमें जो गुटखे के अंदर जो सुपारी होती है उसमें जो लकड़ी होती है वो गवेलियर नाम के पेड़ की लकड़ी होती है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। उस लकड़ी की खास बात ये है कि मुंह की कोशिकाओं का में जो लसलसे पदार्थ होते हैं उसको सोख लेती है, और उसको सोखने के कारण क्या होता है, उसका जबाड़ा सिकुड़ जाता है। और 3 या 4 साल से लगातार व्यक्ति जो पान गुटखा चबाते हैं उनको आप पूरा मुंह खोलने के लिए बोलिएगा, उनसे पूरा मुंह नहीं खुलता। इसके साथ साथ इनके जो जीभ के ऊपर एक मेल की परत जम जाती है, जो खाद्य अणु है या जो खाने का स्वाद है वो स्वाद उनको आता ही नहीं है। इसके साथ साथ जो स्वाद की कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को भी ये नष्ट कर देती है। और सर्वेक्षण में पाया गया था कि जो जिन बच्चों ने या व्यक्तियों ने 4 या 5 साल तक गुटखा चबाया है, गुटखे का सेवन कर रहे हैं, उसे कड़वे खट्टे मीठे नमकीन आदि का किसी भी तरह का कोई स्वाद उनको नहीं आता है। तो ये बहुत खतरनाक, पान गुटखा ये भी बहुत खतरनाक है। ये शारीरिक नुकसान तो करता ही करता है, हर जगह गंदगी भी फैलाता है। जैसे आप देखते होंगे कि पान गुटखा चबाने वाले जहाँ मर्जी थूक देते हैं, तो उससे जैसे कोविड-19 की महामारी यदि वो लोग चबाते हैं जिसके कोविड है तो वो दूसरे लोगों में फैल जाएगा। तो संक्रामक बीमारियों के संवाहक भी हैं ऐसे लोग, कैरियर भी हैं। तो इन लोगों से इनको बचाना चाहिए और इनको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करके इस शुरुआती दौर में इस बीमारी को या इस नशे को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इविल कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ ड्रग एडिक्शन के बुरे प्रभाव क्या है, अब आप देखिएगा। ये जो नशा ले रहे हैं, सिरिंज के माध्यम से नशा ले रहे हैं, एक ही जगह से ये नशा ले रहे हैं, और ये एक दूसरे की सिरिंज भी आपस में इंटरचेंज करते हैं, और इस तरह से डेली 2-2 3-3 सिरिंज अपने बॉडी के अंदर ये खुद लगाते हैं, तो उसका शरीर है वो छलनी बन जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उनके शरीर में जगह जगह छेद हो जाएंगे, और यदि एक के कोई बीमारी, मान लीजिए एक के एड्स की बीमारी है और इसकी सिरिंज इसने ली तो इसकी ये बीमारी इसमें भी फैल जाएगी। तो ये संक्रामक बीमारियां भी फैलती है, बहुत महंगा है, आर्थिक नुकसान भी होता है, व्यक्तिगत विघटन हो जाता है। नशे के टाइम में इन्हें रिश्तेदार दोस्त कुछ अच्छे नहीं लगते, वो नशा इन्हें मिलना चाहिए, जिस ये गरीबी को बढ़ावा देने वाला। इससे पारिवारिक विघटन होता है क्योंकि व्यक्ति है वो अपने बीवी बच्चों से महत्व ज़्यादा नशे को देता है, और जो उत्तरदायित्व सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, समाज के प्रति वो नहीं निभा पाता, तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी डाउन हो जाती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं भी क्या क्या नुकसान है। मादक द्रव्य पदार्थों या नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम क्या है। स्वास्थ्यजनक समस्याएं, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हो जाती है। उन्हें जैसे किसी भी खाने पीने में टेस्ट नहीं आता, भूख नहीं लगता, खाया पिया उनके पाचन तंत्र खराब हो जाता है, वो पचता नहीं है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है, कैंसर भी इसमें हो जाता है, और धीरे धीरे करके व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। व्यक्तित्व के विकास में बाधा, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है, उसे समाज का परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता है, और वो नशे का इतना आदी हो जाता है कि अपने शरीर के तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाता, उसके जो कर्तव्य है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, और वो व्यक्ति समाज की, अपनों की नज़रों में गिर जाता है। राष्ट्रीय विकास में बाधा, क्योंकि इस नशे की गिरफ्त में विशेषकर युवा पीढ़ी आती है, और युवा शक्ति ही देश की प्रगति का आधार होती है। और यदि युवा शक्ति नशे में टूलने लग जाए, नशे की आदी हो जाए, तो देश का आगे बढ़ना संभव नहीं है, उस देश का गर्त में जाना सुनिश्चित है।
देश विरोधी ताकतों को लाभ, नशीले पदार्थों का लाभ है वो देश विरोधी ताकतों को मिलता है, क्योंकि उनसे नशीले पदार्थ वो बेचकर पैसा लेते हैं और फिर उन्हीं पैसों से हथियार खरीदकर उस देश के अंदर लोगों को उकसाकर उस नशा करने वाले लोगों को उन्हीं से पैसे लेंगे, फिर उनको हथियार देंगे और अपनी मर्जी से काम करवाने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, उकसाएंगे, जिससे देश का नुकसान, दोनों ही तरफ से देश का नुकसान होता है, देश अस्थिर होता है। व्यक्तिक विघटन, इसमें व्यक्ति का विघटन हो जाता है। व्यक्ति है वो, कई व्यक्ति इसमें नशे के इतनी आदी हो जाते हैं कि नशा न मिलने से वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, कई नशे के कारण मर जाते हैं। उसका पति पत्नी के साथ तलाक हो जाता है, बीवी बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, समाज के द्वारा वो नकार दिया जाता है और इस तरह से क्या होता है, इसके व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है। व्यक्तित्व विघटन होने के कारण परिवार का विघटन भी होता है, क्योंकि उसके परिवार में आपस में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े चलने शुरू हो जाते हैं और तलाक भी हो सकता है, या किसी पति या पत्नी किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई आत्महत्या भी कर सकता है। इससे बच्चों के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चे हैं वो भी नशे के आदी हो सकते हैं, तो ये पारिवारिक विघटन का कारण भी है। सामाजिक विघटन, जब व्यक्तिगत विघटन हो गया, परिवार का विघटन हो गया, तो समाज का विघटन सुनिश्चित है, क्योंकि इससे नशाखोरी के कारण, मादक द्रव्य व्यसन के कारण समाज के अंदर वेश्यावृत्ति, यौन शवंछनता या अपहरण, लूटमार, चोरी, डकैती, इस तरह की घटनाएं बढ़ती है, जो किसी भी तरह से सामाजिक संगठन के लिए सही नहीं है, बल्कि सामाजिक विघटन को पैदा करती है। अपराधों में वृद्धि, मादक द्रव्य व्यसन है वो अपराधों में वृद्धि के लिए भी जिम्मेवार है, क्योंकि इससे अपराधों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति काम करता नहीं है और उसे नशे के टाइम में नशा चाहिए, तो व्यक्ति फिर क्या करेगा? या तो वो आतंकवादियों से पैसे लेकर पैसे के लिए देश विरोधी कार्य करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे। दूसरा, इसमें व्यक्ति है वो चोरी करेगा, खुद के घर में भी चोरी कर सकता है, दूसरों के साथ भी चोरी कर सकता है, लूट मार की घटनाओं में शामिल होगा, या फिर वो किसी का अपहरण करेगा। मतलब उसे क्या चाहिए? नशा चाहिए, नशे के लिए उसे पैसे चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आए। तो इसके लिए से समाज के अंदर बहुत सारे अपराध बढ़ते हैं। भूख न लगना व अनिद्रा, नशा करने वाले व्यक्ति पर एक शारीरिक प्रभाव ये पड़ता है कि उसमें भूख नहीं लगती, क्योंकि उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, उसके मन में शारीरिक मानसिक रूप से वो बेचैन रहता है, जिससे उसे नींद न आने की समस्या भी हो जाती है, और अनिद्रा है वो सभी समस्याओं की जड़ है। बार बार नशे के सेवन करने से नपुंसकता में वृद्धि होती है। कार्य क्षमता में गिरावट, नशा करने से एक शुरुआत में तो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, बूस्टअप होता है, परंतु धीरे धीरे करके जब वो नशे का आदी हो जाता है, उसका शरीर और मन उस नशे पर टिक जाता है, उस नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तो व्यक्ति की काम करने की क्षमता में गिरावट आ जाती है, व्यक्ति काम से जी चुराने लग जाता है और वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। गरीबी, नशा गरीबी को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, वो नशे पर खर्च हो जाता है। दूसरा, काम करने का उनका मन नहीं करता है, तो व्यक्ति को काम, यदि नशे का आदी हो गया तो उसी व्यक्ति को काम से निकाल भी दिया जाता है। तो ये सब कारण गरीबी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार है। महिलाओं और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने यदि नशा करना शुरू कर दिया तो अपने बच्चों की शिक्षा पर, उनके अच्छे संस्कारों पर, उनके अच्छे रख रखाव या पालन पोषण पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा। परिणाम स्वरूप बच्चे हैं वो भी उस दिशा में आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ महिलाओं पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिला जिन चीज़ों की उम्मीद अपने पति से करती है वो उत्तरदायित्व तो उसका पति नहीं निभा पाता है, क्योंकि वो नशे का आदी हो गया। इसके साथ साथ वो महिला के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट भी करता है, मतलब महिला को घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। दुर्घटनाओं में वृद्धि, जब नशीले पदार्थों का सेवन करके मशीनों पर काम करते हैं या वाहन चलाते हैं, तो वहाँ पर भी दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। नैतिक व मानवीय मूल्यों का पतन, मादक द्रव्य व्यसन के कारण यौन अपराध बढ़े हैं, मानवीय मूल्यों में कमी आई है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि व्यक्ति अच्छे बुरे पाप पुण्य के आधार पर न सोचकर सिर्फ अपने आदत के बारे में सोचता है, अपनी इच्छा को या आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, वो इच्छा और आवश्यकता है नशे की। इससे नैतिक और मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। मानसिक बीमारी, व्यक्ति मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहने लगता है, मानसिक विकार पैदा हो जाता है, मानसिक रूप से असंतुलन और अशांत रहने लगता है। सामाजिक प्रतिष्ठा कम होना, ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम कम हो जाती है, वो अपनों की ही नज़र में गिर जाता है, उसका साथ देने वाला न उसके दोस्त रहते हैं
न उसके रिश्तेदार रहते हैं, न उसके परिवार के सदस्य रहते हैं, न उसके बीवी बच्चे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बहुत खराब हो जाती है। यदि संक्षेप में हम कहें तो मादक द्रव्य के प्रयोग से शारीरिक क्षमता तो घटती है, दुर्बलता भी पैदा होती है, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति परिवार व समाज का विघटन होता है, अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती है, यौन स्वच्छंदता उत्पन्न होती है, अपराधों की वृद्धि पुलिस प्रशासन और व्यवस्था के लिए एक समस्या खड़ी करते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन गरीबी के लिए भी उत्तरदायी है। मादक द्रव्यों के प्रयोग के भी वही दुष्प्रभाव है जो शराब पीने के। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यह भी एक द्रव्य व्यसन ही है। इससे व्यक्ति कुपोषण का शिकार भी हो जाता है, संक्रामक रोग घेर लेते हैं, आत्महत्या, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में तनाव होता है, मारपीट, दाम्पत्य संबंधों में दरार, तलाक, मित्रों का साथ छूट जाना, नौकरी से निकाल देना, नपुंसकता, संक्रामक रोग और जीवन का बिखराव जैसे घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन। मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करने वालों का जो उपचार है वो दो तरीके से होता है। एक व्यसनियों का उपचार। व्यसनी का मतलब होता है कि जो इसकी जिनको आदत लगी है, नशे के आदी है, उनका कैसे इलाज किया जाए। तो इसके लिए भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 3 केंद्र स्थापित किए हैं। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। 3 केंद्र स्थापित किए हैं, वो 3 हैं। परामर्श केंद्र मतलब काउंसलिंग, दूसरा है विवेचन केंद्र डी एडिक्शन, और तीसरा है उत्तर सेवा आफ्टर केयर उत्तर सेवा केंद्र। तो परामर्श केंद्र का मतलब ये होता है पहले काउंसलिंग की जाए, उन लोगों की पहले काउंसलिंग की जाए जो नशा करते हैं, उसके क्या कारण है, उसके पश्चात उनको नशे छुड़ाने के प्रयास वहाँ पर किए जाते हैं। विवेचन केंद्र डी एडिक्शन, इसके अंदर क्या होता है, लोगों से नशाखोरी की आदत है, जो मादक द्रव्य व्यसन की आदत है, उससे छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था से धीरे धीरे उसको नशे से दूर किया जाता है। उत्तर सेवा केंद्र, इसका मतलब नशा छोड़ने के पश्चात व्यक्ति को एनजीओ के द्वारा या अन्य संस्थानों के द्वारा उसको अपनी निगरानी में रखा जाता है और उसे कोई न कोई कार्य भी इसके साथ साथ सिखाया जाता है। तो ये थे व्यसनियों के उपचार के तरीके। इसके पश्चात दूसरा है मादक द्रव्य या नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक। सरकार ने इस दिशा में प्रयत्न किया है कि इसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये रोकथाम के लिए विभिन्न तरीके भी अपनाए गए हैं। उनमें से एक तरीका ये था कि 1985 में 1985 में एक नया कानून बनाया गया था, जिस कानून का नाम था, ये आपको ध्यान से सुनना भी है और लिखना भी है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। यह कानून 14 नवंबर 1985 को पूरे देश में लागू किया गया। एक बार फिर देख लीजिएगा, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, और यह 14 नवंबर 1985 को पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून का उल्लंघन करने पर, मतलब नशीले पदार्थों के व्यापार करने पर 10 वर्ष की कठोर सजा, जिसे अधिकतम 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 लाख रुपए का जुर्माना, जिसे 2 लाख रुपए तक भी बढ़ाया जाता है, निर्धारित किया गया। और यदि दूसरी बार वैसा अपराध करते हुए पकड़ा गया तो 15 से 30 वर्ष तक की सज़ा और 1.5 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। और साथ साथ में इस कानून के तहत ये भी प्रस्तावित किया गया है, ये भी वर्णन किया गया है कि न्यायालय यदि चाहे तो निर्धारित सीमा से अधिक जुर्माना या सज़ा भी दे सकते हैं। तो ये कानून, इसको रोकने की दिशा में बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं, इसके परिणाम भी आए हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव और सामाजिक सहयोग के अभाव में आज तक नशा है वो अभी भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सजेशंस ऑफ कंट्रोल ऑफ ड्रग एडिक्शन, देखिए बचाइए इनको, सेव दैम, इन्हें बचाइए। ये बच्चे संगति के कारण, आवासीय स्थितियां सही नहीं होने के कारण इस तरह से नशे के आदी हो जाते हैं। और जब आप बाज़ार के अंदर जाते हो शाम के समय में, तो ऐसे लोग और विशेषकर बच्चे भी देखने को मिलेंगे। ये आज तो छोटे बच्चे हैं, बालमन है, इन्हें पता नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये सामाजिक विघटन का आधार बनेंगे, समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा करेंगे। ऐसे बच्चों को यहाँ से निकाल कर यहाँ लेकर आइए, गुरुजी के पास लेकर आइए, ताकि वो अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें और समाज एक संगठित समाज बने, न कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर एक समाज की विघटन और सामाजिक संघर्ष का कारण बने। ऐसे लोग आगे चलकर
न कि अभी हमें लग रहा है भी हमारा क्या जाता है, परंतु आगे चलकर ये हम सब के लिए समस्या पैदा करने वाले हैं। तो इसके लिए सुझाव के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला इसके अंदर है सामाजिक जो सजेशंस फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एडिक्शन। इसके अंदर पहला सुझाव है सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण करवाया जाए। किस देश में किस किस आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग किन किन नशों का सेवन करते हैं, वो नशों का सेवन कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या वो नशा छोड़ना चाहते हैं। इन सब चीज़ों का सर्वेक्षण करने के पश्चात नशा छुड़ाना है वो आसान हो जाता है। जन जागृति। जन जागृति का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग अज्ञानतावश नशा करते हैं। उन लोगों को चाहिए कि उनको सही जानकारी दें, नशा से इस नशे से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताएं, या जो व्यक्ति नशा कर रहा है उस व्यक्ति को उनको सम्मुख लाकर उसके सामने एक उदाहरण, लाइव उदाहरण देना चाहिए भी इस व्यक्ति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सरकार को भी इस दिशा में जैसे कानून बनाए गए हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 बनाया था, इस तरह से कानून बनाए जाने चाहिए। उन कानूनों को कड़ाई से पालन करना चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं वो चाहे कितना ही राजनीतिक आर्थिक रूप से समृद्ध क्यों ना, उसको सख्त से सख्त सजा देने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। इसके साथ साथ जो नशे को रोकने के लिए जन जागृति पैदा करने के लिए लोगों के अंदर ये मादक द्रव्य व्यसन विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जून को। ध्यान रखना है आपको, 26 जून प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये 26 जून 1987 को शुरुआत इसकी की गई थी, ताकि लोगों के अंदर जन जागृति पैदा हो। इसके पश्चात है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। गैर सरकारी संगठन उनको भी नशे पर समय समय पर सर्वेक्षण करते रहने चाहिए और लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से या फिर कविताओं के माध्यम से लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए। माता पिता की भूमिका बहुत है। माता पिता स्वयं नशे का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि करते भी हैं तो बच्चों के सामने वो नहीं आए, बच्चों से इस तरह का नशा न मंगवाएं और माता पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण, उनकी संगति का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चा है वो कुसंगति में पढ़कर इस तरह के कार्य में संलिप्त न हो जाए। बच्चों का उचित समाजीकरण होना चाहिए, मतलब सामाजिक मूल्यों, नियमों, कानून, कायदों, रीति रिवाजों, परंपराओं के बारे में परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा उचित उसका समाजीकरण करना चाहिए और उस पर सही सामाजिक नियंत्रण हर समय वो एक समाज के कैमरे की निगरानी में रहना चाहिए, समाज रूपी कैमरे की निगरानी में वो रहना चाहिए। चिकित्सकों की सलाह। यदि किसी के नशे का आदी हो गया है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और फिर डॉक्टर की सलाह लेकर उसके उपचार करने के प्रयास करने चाहिए। मीडिया को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे लोगों को प्रेरित करके जो सामूहिक नशा छोड़ना चाहते हैं कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और उस पर मीडिया को लाइव प्रसारण भी करना चाहिए। जैसे कोई शराब का सेवन करते हैं, कोई चरस, अफीम, गांजे का सेवन करते हैं तो उनको एक जगह पर जलाना चाहिए और उस जलते हुए को पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। और नशे से जो व्यक्ति मर रहे हैं, जो बुरी हालत है, जो नशा न मिलने के कारण जिन व्यक्तियों की बुरी हालत हो जाती है, वो तड़प रहे होते हैं, उनको भी लोगों को वीडियो बनाकर उनको दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसके साथ साथ मीडिया को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या फिर समाचार पत्र के माध्यम से विशेषज्ञों के जो राय है या विशेषज्ञों के कार्यक्रम का आयोजन करवा के भी लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। नशे के व्यापार पर पूर्णतः पाबंदी होनी चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि हालांकि पता है कि ये सरकार के राजस्व का एक बहुत बड़ा आधार है, इससे सरकार को बहुत बड़ी इनकम होती है, परंतु अपने देश के नागरिकों की कीमत पर पैसे कमाना, क्या पैसे कमाना है, क्योंकि वो एक समय तो ऐसे लग रहा है भी सरकार की इनकम का एक जरिया है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो युवा पीढ़ी की मौत के ऊपर, युवा पीढ़ी को बेच के कर, नशे के आगे झोंक कर यदि पैसे कमाए जाते हैं तो वो पैसे फिर किस काम के हैं। तो नशे के व्यापार को पूर्णतः पाबंद कर देना चाहिए। विशेष अदालतों का गठन करना चाहिए जो नशे से संबंधित मुकदमों के लिए हो और उनको तुरंत सुनवाई कर सके। शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होती है। शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि एक शिक्षण संस्थान है उसमें मान लीजिए 500 बच्चे आते हैं, तो यदि वो 500 बच्चे सचेत हैं, जागरूक हैं, सभ्य हैं, नैतिक और मानवीय मूल्यों से सशक्त हैं, तो फिर वो 500 बच्चे कितने परिवारों को शिक्षित करेंगे, कितने लोगों को सही जानकारी देंगे। परंतु यदि उन बच्चों में से कुछ एक बच्चे यदि खराब हैं,
या उनका सही तरह समाजीकरण नहीं हुआ, कुसंगति में पढ़कर वो नशे के आदी हो गए, तो फिर वो कितने बच्चों को ख़राब करेंगे। तो इसका मतलब एजुकेशन जो सेंटर है या जो शिक्षा संस्थान है वो सामाजिक व्यवस्था को वो बनाने और बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार और समाज को और शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वहाँ पर आने वाले बच्चों पर वो पूरी तरह से फोकस करें और ध्यान रहे कोई भी बच्चा नशे का आदी न हो पाए। काउंसलिंग भी समय समय पर जिन पर शक लगे भी नशे के आदी हो रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, या जो नशे के आदी हो चुके हैं उनकी काउंसलिंग करके भी उनसे नशे से दूर ले जाया जा सकता है। चिकित्सालयों या मेडिकल स्टोर पर सरकार को और समाज को पूरी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि नशीले पदार्थों की बिक्री वहीं से पर होती है। युवाओं की स्वयं भूमिका, युवा खुद आगे चल कर आएँ, खुद नशा नहीं करें और दूसरे जो नशा करते हैं उन्हें भी नशे से दूर ले जाने की कोशिशें करें। मनोरंजन के साधन स्वच्छ होने चाहिए, उनमें फूहड़पन, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए जो मानसिक शांति को बढ़ावा देने वाले हों, और या ऐसे नहीं होने चाहिए जो मानसिक उत्तेजना पैदा करने वाले हों। कानूनी उपाय करने चाहिए, कानून बनाए गए हैं उनको अच्छी तरह से लागू करना चाहिए और अधिक ठोस कानून बनाने चाहिए। प्रशासकीय उपाय, प्रशासन को, पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस कार्य को रोकने के लिए जिन पुलिस अफसर की या जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई की जाती है वो पूरी तरह से ईमानदार होने चाहिए, किसी भी लालच में आकर वो करप्शन में शामिल ना हो। अवैध व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। नशीले पदार्थों का जो अवैध व्यापार किया जाता है उन पर एकदम से रोक लगा देनी चाहिए, और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाए तो उसको कठोर से कठोर सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए, और वो सज़ा तुरंत और सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी शिक्षा मिले। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है। किसी भी व्यवस्था को सुधारने और बिगाड़ने में राजनीति ही जिम्मेवार होती है, क्योंकि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक अफसर है, उस अफसर ने किसी नशे के व्यापार करने वाले को पकड़ा और इधर से राजनीतिज्ञ का फ़ोन आ जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रॉन्ग लीडर का फ़ोन आ जाएगा भी अपना ही आदमी है छोड़ दीजिए, तो वो वहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव झलकता है। तो यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। वो पुलिस प्रशासन पर नशे के मामले में किसी तरह का कोई प्रेशर ना रखे, जो पकड़ा गया उसको फैसला करने की जो छूट है वो केवल अदालत को होनी चाहिए। लोक शिक्षण, लोगों को इस बारे में शिक्षित करना चाहिए, इसके दुष्प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए। समितियों का गठन करना चाहिए, ये समितियां समय समय पर सर्वेक्षण करें, और इस जो ये मादक द्रव्य व्यसन की जो भयानक समस्या है इसको रोकने के लिए भी वो उपाय सुझाए और लोगों की काउंसलिंग करके उनको लागू भी करें। वैकल्पिक व्यवस्था, नशा है वो एकदम से नहीं छुड़ा जा सकता एक बार आदत लग जाने के कारण, तो उसके शरीर में जिन रासायनिक तत्वों की कमी आ जाती है उन तत्वों को समय समय पर नशे का रिप्लेसमेंट करना चाहिए, और धीरे धीरे करके उनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था करके नशा छुड़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए बीड़ी पीने की आदत है किसी को, तो अब बीड़ी एकदम से नहीं छोड़ेंगे, तो जब भी बीड़ी पीने की मन में आए तो उन्हें इलायची या अदरक दे दी जाए भी, या आप मुंह में लेकर इसको चूसते रहो, तो वो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होगी। तो इस तरह से नशा एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे धीरे करके छुड़ाना चाहिए और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब हम सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मादक द्रव्य व्यसन या नशाखोरी किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालोगे कि मादक द्रव्य व्यसन विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। नशाखोरी के दुष्प्रभाव, मादक द्रव्य व्यसनों के कारण बताओ, मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं बताओ, मादक द्रव्य व्यसन क्या है, इसके कारण और दुष्परिणामों को बताएं। बड़े क्वेश्चन आ सकता है ये। मादक द्रव्य व्यसन की समस्या क्या है, इसके नियंत्रण करने के उपाय सुझाएं। भारत में मादक द्रव्य व्यसन पर एक निबंध लिखो। ये क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत आ सकता है। किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।